अर्जुन ने एक नजर रॉबिन के कुंडों पर डाली। वे खून के प्यासे जानवरों की तरह उसे घेरे हुए थे, लेकिन अर्जुन फुर्ती से उनके बीच से निकलकर एक और खड़ा हो गया था। उनमें से एक चिल्लाया, कौन है तू और यहाँ क्या कर रहा है? दूसरे ने कहा, इसकी मौत ही इसे आज यहां तक खींच लाई है। वो एक बार फिर अर्जुन की ओर बढ़े। अर्जुन ने फिर एक छलांग लगाई और शिकारी कुत्तों के पास जाकर खड़ा हो गया और उन गुंडों का जवाब देता हुआ बोला, पहले मेरे दोस्तों से तो निपट लो। वो सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। ये शिकारी कुत्ते खास तौर पर इस फार्म हाउस की रखवाली के लिए पाले गए थे, लेकिन अर्जुन इन्हें अपना दोस्त बता रहा था। उन गुंडों के सरदार ने कहा, मौत को सामने देखकर आदमी ऐसे ही बकवास करने लगता है। चलो अब अपनी आखिरी इच्छा भी बता ही दो। शायद तुम अपनी मालकिन को आखिरी बार देखने के लिए यहाँ तक चले आए थे ना? दूसरा बोला, मैडम है ही इतनी सुंदर। उसने कहा तो उसके साथ ही एक घिनौनी हंसी हंस पड़े। अर्जुन को यह सुनकर बहुत गुस्सा आ गया। फिलहाल तो मेरी इच्छा तुम्हें तमीज सिखाने की है, लेकिन लगता है कि तुम उस लायक नहीं हो। इतना कहकर उसने झटके से दोनों कुत्तों के बेल्ट खोल दिए। आजाद होते ही वो कुत्ते गुंडों पर टूट पड़े। साथ ही अर्जुन भी आंधी की तरह उनकी ओर बढ़ा। कुछ ही देर में अर्जुन ने दोनों कुत्तों पर अपना जादू चला दिया था। जानवरों को अपने वश में करने की कला भी उसे ट्रेनिंग के दौरान सिखाई गई थी और आज वो उसके काम आ गई। हालांकि वो गुंडे कम ताकतवर नहीं थे, लेकिन कुत्तों ने अब तक सभी को बुरी तरह से नोच डाला था। फिर भी वो अर्जुन को भीतर जाने से रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे। अर्जुन ने गुंडों के सरदार का हाथ पकड़ा और एक झटके से मोड़ दिया। आह! उसकी चीख निकल गई, लेकिन उसका हाथ अब नाकाम हो चुका था। लगभग 5 मिनट में अर्जुन ने उन 6 के 6 गुंडों की अच्छी तरह से बैंड बजा दी थी और उन सबको एक कोने में फेंककर कुत्तों से कहा, अब इनकी रखवाली करना तुम्हारी जिम्मेदारी है दोस्तों। कुत्तों ने जीभ निकालकर और पूंछ हिलाकर अपनी वफादारी दिखाई। अर्जुन तेजी से बंगले के भीतर घुस गया। बंगला अंदर से ज्यादा खूबसूरत था। अर्जुन कुछ देर तक तो उस जगह को देखता ही रह गया। फिर उसने सोचा, मुझे और देर नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं ईशा मैम को कहाँ खोजूं? यहाँ तो बहुत सारे दरवाजे हैं। हॉल में 5 दरवाजे थे जो अंदर दूसरे कमरों में खुलते थे। ये बंगला बिल्कुल भूल भुलैया की तरह बनाया गया था। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और आंखें बंद कर ली। अब वो आसपास की आवाजों पर ध्यान लगा रहा था। बाहर पिटकर पड़े हुए गुंडों की कराह, कुत्तों का भौंकना, पेड़ों की सरसराहट और उनके बीच बीच में एक धीमी सिसकी अर्जुन को सुनाई दी। ये जरूर ईशा मैम की आवाज है। अर्जुन ने सोचा और आवाज की तरफ बढ़ा, लेकिन वो दरवाजा भीतर से बंद था। अर्जुन ने एक भारी कुर्सी उठाई और दरवाजे पर दे मारी। लकड़ी का मजबूत दरवाजा टूट गया, लेकिन उसके पीछे कोई कमरा नहीं था, ना ही वहां रॉबिन दिखाई दिया। वो दरवाजा बगीचे की तरफ खुलता था, लेकिन अर्जुन को अपने आप पर भरोसा था। वो बगीचे की तरफ दौड़ गया। बगीचे में पेड़ पौधों के अलावा कुछ नहीं था। अर्जुन फिर से ध्यान से सुनने लगा। अब की बार उसे अपने पैरों के नीचे से आवाज सुनाई दी, जरूर यहाँ कोई बेसमेंट है। अर्जुन ने खुद से कहा और जमीन पर कान लगाकर सुनने लगा। अगले 5 मिनट में वो बंगले के नीचे बने सीक्रेट बेसमेंट में था। यहाँ तक आने के लिए उसने 2 और दरवाजे तोड़े। अब तुम्हारी बारी है, तुम जो कोई भी हो, उसने रॉबिन से कहा। रॉबिन के चेहरे पर उलझन थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई यहाँ तक भी पहुंच सकता है। फिर भी वो उसे लापरवाही से बोला, ओह, तू जो कोई भी है, अब भी तेरे पास मौका है, निकल जा यहाँ से। रॉबिन से पंगा मत ले भाई। कहते कहते उसने जेब से एक रिवॉल्वर निकाल ली और अर्जुन पर निशाना साध लिया। अर्जुन मुस्कुराया और अपनी बाईं हथेली को दाएं हाथ से सहलाता हुआ बोला, देख यार, दरवाजा तोड़ते हुए मुझे बहुत चोट लग गई है। अब मेरे हाथ में दर्द हो रहा है और ये दर्द तभी ठीक होगा जब इससे मैं तेरा मुंह तोड़ूंगा। अपनी बात खत्म करने से पहले वो फुर्ती से उछला और रॉबिन के पैरों को अपने दोनों पैरों के बीच में फंसाकर उसे नीचे गिरा दिया। रॉबिन की रिवॉल्वर दूर छिटक गई और अर्जुन ने उसकी गर्दन को कस लिया। रॉबिन जोर जोर से उसके हाथों पर मारकर छूटने की कोशिश कर रहा था। बड़ी मुश्किल से उसके मुंह से आवाज निकली, छोड़ दे मुझे बेवकूफ, तू नहीं जानता मैं कौन हूँ। वो आगे बोल नहीं सका और अर्जुन ने उसकी गर्दन को और जोर से कस लिया और पूछा, ईशा मैम कहाँ है? रॉबिन ने एक कोने में इशारा किया और जेब से एक चाबी निकालकर अर्जुन की ओर बढ़ा दी। अर्जुन ने रॉबिन की टाई खोली और उसके दोनों हाथ कसकर पीठ पीछे बांध दिए और बेल्ट खोलकर दोनों पैर बांध दिए। फिर चाबी लेकर कोने में बने दरवाजे की तरफ चल पड़ा।
वो लोहे का एक मजबूत दरवाजा था। ऐसा लगता था जैसे किसी बड़े बैंक का सेफ यहां लाकर रखा गया हो। अर्जुन ने बड़ी सी चाबी घुमाई और कुछ ही देर में दरवाजा खुल गया। अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें फटे की फटी रह गई। जमीन के इतने नीचे एक महल बसाया गया था। एक बहुत बड़ा और शानदार कमरा उसके नीचे था, लेकिन वो यहाँ कमरे की शान देखने नहीं आया था। उसकी नजरें सिर्फ ईशा को खोज रही थी। कमरे के भीतर एक और दरवाजा था। अर्जुन ने उस दरवाजे को खोला। ईशा को बाथरूम में बंद कर दिया गया था। वो बाथरूम के फर्श पर बेहोश पड़ी थी। ईशा मैम, ईशा मैम, ईशा मैम। अर्जुन ने आवाज दी, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा। उसने थोड़ा पानी भी छिड़का, लेकिन ईशा ने धीरे धीरे आंखें खोली, लेकिन अब वो बहुत ही कमजोर सी लग रही थी। उसे शायद कोई दवाई दी गई थी, जिसके कारण ईशा पर बेहोशी छाई हुई थी। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, कहीं वो गुंडे और लोगों को न बुला ले। अर्जुन ने सोचा और जल्दी से आगे बढ़कर ईशा को अपनी बाहों में उठा लिया। ईशा को किसी छोटी बच्ची की तरह अपनी गोद में समेटे अर्जुन बाहर निकल आया और पीछे के रास्ते से जंगल के बाहर निकला। उसे याद था कि उसने अपनी बाइक कहाँ छोड़ी थी। बाइक के पास पहुंचकर उसने ईशा को अपने पीछे बैठाया और अपनी शर्ट उतारकर उसे खुद से बांध लिया। अब ठीक है ईशा मैम, बस कुछ देर में हम यहाँ से निकल जाएंगे, उसने कहा और बाइक स्टार्ट कर दी। जंगल पार करते हुए ईशा को कुछ होश आ गया। उसने अपने आसपास देखा और समझने की कोशिश करने लगी। अचानक उसे महसूस हुआ कि वो किसी की मजबूत पीठ से बंधी उसके बिल्कुल करीब बैठी हुई है। इतने करीब से तो उसे किसी ने आज तक देखा भी नहीं था। अचानक ईशा चिल्ला पड़ी, कौन हो तुम और मुझे कहां ले जा रहे हो? उसने अपने लंबे नाखून अर्जुन की बाहों में गड़ा दिए और शर्ट के गांठें खोलकर अपने आप को आजाद करने की कोशिश करने लगी। अरे यार, अब ये क्या नई मुसीबत है, इससे तो अच्छा था ये बेहोशी रहती। अर्जुन ने सोचा और प्यार से ईशा से कहा, मैडम मैं आपका नया बॉडीगार्ड हूं। ईशा चकरा गई। क्या नया बॉडीगार्ड? और किसने तुम्हें इस काम के लिए हायर किया? बाइक रोको, मुझे जाने दो, तुम जो कोई भी हो। अर्जुन ने झटके से बाइक के ब्रेक लगा दिए। ईशा जोर से उसे टकरा गई और गिरने से बचने के लिए उसने अर्जुन को कसकर पकड़ लिया। अर्जुन ने पलटकर ईशा को देखा। उसकी आंखों में एक शरारत भरी मुस्कान थी। वो कहना चाहता था कि अभी तो छोड़ने की बात कर रही थी और अब इतना कसकर पकड़ लिया ईशा मैडम, लेकिन वो कह न सका। उसे एक बॉडीगार्ड होने के अदब कायदे याद थे। ईशा मैम, मेरा नाम अर्जुन प्रताप सिंह है, मुझे यशवर्धन सर ने हायर किया है। बाकी बातें मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल हमें यहाँ से निकलना होगा। सबसे पहले आप हॉस्पिटल चलिए। ईशा ने अब खुद को संभाल लिया था। ठीक है मिस्टर अर्जुन, लेकिन हम यहाँ से सीधे अंपायर हॉल चलेंगे, जहाँ से मैं अपनी गाड़ी से ऑफिस जाऊंगी। लेकिन मैम, आपको कोई दवाई दी गई है, आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए, अर्जुन ने कहा। ईशा ने अपने बाल ठीक करते हुए कहा, ये तुम मुझे नहीं बताओगे कि मुझे कब क्या करना है। अब चलो यहाँ से और अपने कपड़े ठीक करो, उसने अर्जुन की शर्ट वापस करते हुए कहा। एम्पायर हॉल पहुंचकर अर्जुन ने ईशा को बाइक से उतार दिया। ईशा को आया देख उसके स्टाफ के लोग दौड़कर वहां आ गए। कुछ पुलिस वाले भी वहां आ चुके थे। पल भर में ईशा को इतने लोगों ने घेर लिया था कि अर्जुन को बात करने का मौका ही नहीं मिला। सभी ईशा से सवाल पूछ रहे थे, लेकिन उसकी नजरें अर्जुन को खोज रही थी। ईशा ने अपने असिस्टेंट के कान में कुछ कहा और किसी के सवाल का जवाब दिए बिना ही गाड़ी में बैठ गई। अर्जुन ने नाउमीदी में सिर हिलाया और बाइक स्टार्ट करने के लिए किक मारी, लेकिन बाइक ने जवाब दे दिया। पेट्रोल खत्म हो चुका था। उफ, एक और मुसीबत। चल भाई अर्जुन, अब इस खटारा को भी ईशा मैम की तरह बाहों में उठाकर पेट्रोल पंप तक ले चल। बाइक से उतरकर वो उसे घसीटने लगा। तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। मिस्टर अर्जुन, मेरा नाम सुभाष है, मैं ईशा मैम का असिस्टेंट हूँ। आप बाइक यहीं छोड़ दीजिए और हमारे साथ चलिए, ईशा मैम ने आपको ऑफिस में बुलाया है। अर्जुन ने राहत भरी सांस ली। चलिए चलिए, मैं तो बस कब से इस पल का इंतजार कर रहा था। वो सुभाष के साथ उसकी कार में बैठ गया और कुछ ही देर में वो दोनों ब्लू विजन के हेड ऑफिस में थे। अर्जुन एक बार फिर से उसी केबिन में था जहां से आज की ये दास्तान शुरू हुई थी, लेकिन अब की बार सामने वाली कुर्सी पर बैठी मेघा उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। मिस्टर अर्जुन, मेरे साथ चलिए, ईशा मैम आपसे मिलना चाहती हैं। ईशा का ऑफिस इस शानदार बिल्डिंग का सबसे शानदार हिस्सा था। सबसे ऊपरी माले पर बने इस ऑफिस की खिड़कियों से पूरा दिल्ली शहर दिखाई देता था। अर्जुन एक खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद ईशा कमरे में आई। अर्जुन ने ध्यान दिया कि इतनी देर में उसने अपनी ड्रेस चेंज कर ली थी और बाल बांध लिए थे, जबकि उसने वही मुड़ी तुड़ी शर्ट पहन रखी थी।
आते ही ईशा ने कहा, मिस्टर अर्जुन, यश ने मुझे पूरी बात बता दी है और ये रहा मेरा फैसला। उसने एक लिफाफा अर्जुन की तरफ बढ़ाया। अर्जुन को अचानक समझ में नहीं आया कि ईशा क्या कह रही है, लेकिन ईशा के पास वक्त की इतनी कमी रहती थी कि यहाँ वहां की बातें करने के बजाय वो सीधे मुद्दे पर बात करती थी। अब भी उसने यही किया था। अर्जुन ने लिफाफा खोला। उसमें एक चेक रखा हुआ था, 10 लाख रुपए। अर्जुन ने पढ़ा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। तभी ईशा बोल पड़ी, आपके पास 12 घंटे हैं। अगर कोई जरूरी काम निपटाना हो तो निपटा लो। कल सुबह 6 बजे के बाद आप 24 घंटे मेरे साथ रहेंगे, समझे मिस्टर अर्जुन? 24 घंटे? अर्जुन ने पूछना चाहा, लेकिन तब तक ईशा केबिन के बाहर निकल चुकी थी। अर्जुन के हाथ में 10 लाख रुपए का चेक था और मन में कई सारे सवाल। फिर भी इस समय सबसे ज्यादा जरूरी था अनिका की जिंदगी का सवाल। क्या होगा अब अर्जुन का फैसला? क्या अनिका की जिंदगी के लिए वो अपना पूरा वक्त ईशा के हवाले कर देगा? जानने के लिए सुनते रहिए